आँखों में यादों के चिरागों को महफूज रखना। रात बहुत दूर तक होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुलाकात फिर तो होगी। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। और सबसे पहले आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, जिसमें मैं आपका 1 मिनट का समय लूँगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को बने हुए लगभग 1 हफ्ते का समय हो गया है, और 1 हफ्ते में जितना मैंने किया है या आप लोगों ने जितना सहयोग किया, आपके सहयोग से जितना मेरे कर पाया हूँ, तो वो बहुत है। मतलब वो मेरे लिए कम नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे निरंतर समय निकलता जा रहा है, तो मैं अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट भी कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कई नए तरीके बताए हैं, अब मैं उन नए तरीक़ों में भी कुछ नया करना चाहता हूँ, और वो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं नया क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं तो समझ में आता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं आपसे पहले बोलता था कि हमें चीज़ों को शेयर करना है, तो शेयर क्या मामला सिर्फ 1 दिन का नहीं है। अभी कम से कम कम से कम महीने 2 महीने तक, जब तक कि ये मतलब जो हमारा चैनल है ये काफ़ी लोगों तक अगर नहीं पहुंच पाता है, तो आप भी जानते हैं कि मैं कोई यहाँ पे फ़ीस वगैरह तो आप लोगों से लेता नहीं हूँ। सिर्फ 1 क्लिक ही तो करना है आपको, मैं आपसे और तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ। सिर्फ आप 1 क्लिक करिए। मैं ये किसी को नहीं कहता कि आप किसी को फोर्स करिए कि सब्सक्राइब करो, किसी को फ़ोन नहीं करना। आप सिर्फ वीडियो को शेयर करें। भाई फेसबुक पे हैं, अगर आप मुझसे फेसबुक पे जुड़े हैं तो फेसबुक पे शेयर कर दें। व्हाट्सअप से शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें और लोगों तक कैसे पहुंचेंगी। और ये आप भी जानते हैं कि क्वालिटी कहीं से कहीं तक कम नहीं है। आप किसी को भी वीडियो देंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने हमारा समय ख़राब किया, बल्कि लोग आपको यही बोलेंगे कि तुमने मुझे बहुत सही चीज़ बताई है। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कंटेंट की कमी है, वीडियो की कमी है, वो सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन अच्छे कंटेंट की कमी ये है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो इतना काम आप लोग करेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का सिर्फ एक ही कारण है, और वो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में बता रहा हूं। भाई आप भी जानते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके लिए जॉब मोटिवेशन है। भाई आपकी जॉब लगेगी इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं पैसे की, लेकिन कम से कम मेरा जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। तो इसमें क्या हर्ज है? भाई हमको एक क्लिक ही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है, लेकिन मेरी बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें इस बात का कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ये फ़ायदा दूसरे लोगों को भी पहुँचाएँ। ठीक है, तो आज का पहला सवाल ये है, बिल्कुल बेसिक से सवाल करेंगे। अच्छे सवाल मैंने आज भी लिए हैं कि एक परीक्षा में कुल प्रश्न 80 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। एक विद्यार्थी प्रथम 60 प्रश्नों में 75% सही कर पाया, तो अब उसे शेष बचे प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही प्रश्न करने होंगे, जिससे कि परीक्षा में उसे 80% अंक प्राप्त हों। ठीक है भाई, वो कह रहा है कुल प्रश्न दिए गए। मैं बिल्कुल अभी आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ, फिर तो आप जानते हैं कि हमको सवालों से खेलना कैसे है। मैं पहली शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करना चाहता हूँ। तो कुल प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो कुल प्रश्न है 80। आप बताइए कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? तो आप बोलोगे 1 अंक का 1 क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए कि कुल अंक कितने होंगे? तो आप बोलोगे कुल अंक होंगे 80। भाई अगर परीक्षा में कुल प्रश्न 80 आए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो 1 अंक का है, तो कुल अंक कितने होंगे? 80 होंगे। तो वो कह रहा है कि उसने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 60। तो आप बताइए कि 60 प्रश्न में प्राप्त अंक। भाई उसने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप बताइए कि 60 क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं तो नंबर तो उसको 60 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने 75% सही किए हैं। तो 60 का 75% ही तो उसको अंक मिलेंगे। तो 60 का मतलब गुणा, और 75% का मतलब 75/100। तो आप बताइए 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 का भाग देंगे 15, और 15 तिया 45। मतलब मेरा कहने का ये है कि 60 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट तो किए, लेकिन सही कितने हुए? 75%। मतलब कितने सही हुए? 45। तो उसको 45 अंक यहाँ से प्राप्त हो गए हैं कि नहीं हो गए? इसके बाद आप मुझे बताइए कि अगर 60 क्वेश्चन हो गए हैं तो शेष प्रश्न कितने होंगे? तो आप बोलोगे कि शेष प्रश्न होंगे, कुल प्रश्न 80 थे तो 60 सॉल्व हो गए तो 20 प्रश्न होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो शेष प्रश्न होंगे हमारे 20। अब वो कह रहा है कि शेष प्रश्नों में हम कितने % सही कर दें।
कि हमारा जो कुल परसेंटेज है, मतलब एक होता ना कि हमने शुरू के 60 कुछ परसेंट किए, फिर लास्ट के कुछ परसेंट किए, लेकिन हमारा जो टोटल परसेंट है वो कितना हो जाना चाहिए, 80%। तो आप बताइए कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो कुल प्रश्न हैं 80, इसमें से 80% क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। मतलब ये जो 80 नंबर का कुल पेपर है इसमें हमारे 80% नंबर आने चाहिए। तो आप बोलोगे कि 80 का मतलब गुणा 80% मतलब 80/100, 0 0 कट जाएंगे, मतलब 8 अठैया 64। तो आप बोलोगे कि 80 नंबर का अगर पेपर है तो कुल अंक हमें 64 प्राप्त होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उस पेपर में हमें लास्ट में कुल 80% अंक प्राप्त हुए। तो आप बताओ कि 60 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो 45 अंक मिल गए हैं, लेकिन हमको कुल कितने चाहिए, 64। तो आप बताइए कि शेष और कितने हमको अभी चाहिए। तो आप बोलोगे कि 64 में से अगर हम 45 घटा दें, तो 64 में से 45 घटाएंगे तो कितने और क्वेश्चन सही होने चाहिए, 19 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, या फिर हमको 19 नंबर और चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ही 1 नंबर का है। तो आप बताओ कि क्वेश्चन कितने बचे हैं, 20, और सही कितने होने चाहिए, 19। तो वो यही पूछ रहा है कि बचे हुए क्वेश्चन में कितने % सही होने चाहिए। तो आप बोलोगे कि 19 सही होने चाहिए, कितने में से, 20 में से, और % के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 20 पंचे 100 और 19 पना 95%। तो शेष क्वेश्चन में से कितने % सही होने चाहिए, 95% इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। बोलो बात क्लियर है। अब मैं बताता हूँ कि इस सवाल को कैसे करना है। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, ताकि कोई ये ना कहे कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, बेसिक कभी बताते नहीं है। तो ये शिकवा शिकायत दूसरों से करने से अच्छा है कि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं, तभी हम कुछ जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई बेहतर नहीं हो जाता। खुद को अगर बेहतर बनाना है तो खुद के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए मैं कहता हूँ 80 क्वेश्चन है, कितने प्रश्न है कुल, 80। बड़े ध्यान से समझिए आप। आंसर क्या आया था मैं लिख देता हूँ साइड में, 95% आया था। 80 प्रश्न है जिसमें से उसने 60 क्वेश्चन किए। तो आप बोलोगे 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बाकी कितने क्वेश्चन बचेंगे, आप बोलोगे 20। बोलो बचेंगे कि नहीं। तो 60 क्वेश्चन कर लिए, 20 बचे हैं, मतलब रेशियो की बात करें तो 3 क्वेश्चन कर लिए और बचा कितना है, 1 क्वेश्चन बचा है। बोलो बचा है कि नहीं बचा है। तो आप मुझे बताओ कि इन 3 पे उसको कितने % सही हुए हैं। तो आप बोलोगे 75% सही हुए हैं, लेकिन उसको चाहिए कितने % है, 80%। तो आप बताओ कि ये तो 80% इस पे तो लाएगा कि नहीं लाएगा। भाई हमें तो टोटल क्या बनाना है, 80% बनाना है। तो 80% तो हमें चलो इस पे मिल जाएंगे, लेकिन आप मुझे बताओ कि यहाँ पे तो कुछ कम मिला ना। भाई यहाँ तो 80% नहीं मिला, तो आप बताओ यहाँ पे कितना कम मिला। तो आप बोलोगे यहाँ पे 5% कम मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला। तो आप बताओ अगर यहाँ 5% कम मिला तो इसके खाने कितने हैं। आपको याद है कल मैंने खाने पढ़ाए थे, तो इसके खाने कितने हैं। तो आप बोलोगे 3। तो अगर 5% कम मिला और 3 खाने हैं तो 15% की भरपाई होगी कि नहीं होगी। मतलब शेष भाग जो है उसमें हमें कितने % अंक लाने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे 95% लाने पड़ेंगे, तभी बात होगी क्लियर। बोलो अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिया है। आप ऐसा कोई भी सवाल इस तरीके से करेंगे कब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए हो। चलिए अगला सवाल है कि 80 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अर्पिता ने प्रथम 40 प्रश्नों में से 65% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। शेष 40 प्रश्नों में से उसे कितने % प्रश्न सही करने चाहिए ताकि पूरे टेस्ट में वह 75% अंक प्राप्त कर सके। तो आप बताओ कि टोटल क्वेश्चन तो 80 है कि नहीं है। तो 40 उसने क्वेश्चन कर लिए और बाकी कितने बचे हैं, 40। तो आप बोलोगे ये तो 1:1 हो जाएगा। भाई 40 कर लिए, 40 बचे, तो इन 40 में उसको कितना मिला। आप बोलोगे 65% मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला। और टोटल बनाना कितना है, तो आप बोलोगे 75%। तो यहाँ तो 75 की भरपाई हो जाएगी, लेकिन आप बताओ कि यहाँ पे कितनी भरपाई और रह गई है। तो आप बोलोगे कि तो 10% कम था। बोलो था कि नहीं था, था कि नहीं था। तो आप बोलोगे ये तो 10% कम है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ 10% कम है तो इसके खाने कितने हैं, 1। तो आप बोलोगे 1 का 10 में गुणा होगा तो 10% की भरपाई भी यहाँ होगी। इसीलिए जो शेष बचा है उसमें कितने % लाने पड़ेंगे हमको,
85% क्वेश्चन हमको सही करने पड़ेंगे, तभी टोटल जो है वो 75% सही हो पाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत जाती है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, साहब सर फिर से आ जाएंगे। बोलो बात क्लियर है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, एक पेंचकस और हथौड़े का मूल्य बराबर है। ठीक है, मैं देखिए इसको बिल्कुल एक एक लाइन बता देता हूँ। तो पेंचकस एक साइड लिख लेते हैं, पेंचकस और हथौड़े दोनों मूल्य बराबर है, तो हम तो जानते हैं 100 ही मानेंगे। वो कह रहा है यदि पेंचकस का मूल्य 5% बढ़ा दिया जाए और हथौड़े का मूल्य 3% बढ़ा दिया जाए, तो आप बताइए 3 पेंचकस और 3 हथौड़े खरीदने में कितनी कीमत बढ़ जाती है। तो आप बताओ कि एक पेंचकस की कीमत कितनी है, 100, तो 3 की कीमत कितनी होगी। तो आप बोलोगे 3 की कीमत तो 300 होगी, और हथौड़े कितने लेने हैं, वो भी 3 लेने हैं, तो इसकी कीमत भी 300 होगी। अब वो कह रहा है कि इसकी कीमत 5% बढ़ गई और इसकी कीमत 3% बढ़ गई, तो इसकी कीमत 5% बढ़ जाएगी। भाई क्वेश्चन में लिखा है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं ऐसे, समझ रहे हो कि ये लिखा ना पूरा क्वेश्चन। तो ये 5% कीमत बढ़ गई है, तो 5% बढ़ जाएगी तो कितनी होगी, तो 5% तो इसका 15 होता है। इसका मतलब है कि ये तो 315 का आएगा अब। ठीक है, और इसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, 3%, तो 3% कितना हो जाएगा, 9 इसका, तो मतलब इसकी कीमत क्या होगी, 309। तो आप मुझे बताइए कि पहले 600 रुपये खर्च करते थे, वो लोग करते थे कि नहीं करते थे, और अब 315 और 309, तो ज़्यादा कितना कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 15 और 9 मतलब 24 ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कि नहीं। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 0 0 तो कट जाएगा, और 6 चौको 24 मतलब 4% खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन इस सवाल को हम ऐसे कतई नहीं करने वाले। अब आप देखेंगे कि ऐसा सवाल हम कैसे करेंगे। ये भी अच्छा तरीका, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़राब है, बिल्कुल मतलब जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका है ये भी, और करने भी चाहिए भाई। पहले अप्रोच बनाना तो आए, कर तो बाद में लेंगे। देखिए इस सवाल में हमको एक्चुअल में परसेंट निकालना है। ठीक है, उसने बोला है कि कीमतें बराबर हैं, जितने का हथौड़ा आता है उतने का ही पेंचकस आता है कि नहीं आता है। और लास्ट में उसने एक बात और बोल दी कि 3 हमको पेंचकस चाहिए, 3 ही हथौड़े चाहिए, मतलब लास्ट में जो खरीदना है वो भी बराबर खरीदना है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप लगा के देख लेना। तो आप बताओ कि पेंचकस की कीमत कितने % बढ़ी, 5% बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और हथौड़े की कितनी बढ़ी, 3%। तो आप कुछ मत करो, इनको जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 5 3 8 और 2, भाई 5 और 3 8 में 2 भाग देंगे, कितने % बढ़ जाएगा, 4% आंसर। बोलो कैसा लगा, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको ये भी बात। आप कर लेना, अपना आजमा लेना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 100% होगा। आगे सवाल ले लेते हैं, चीनी वाले सवाल। भाई कुछ रह ना जाए, कोई ये ना कहे कि ये छूट गया, क्योंकि लोग भाई इल्ज़ाम लगाने में कहाँ चूकते हैं, आप में ये कमी है वो कमी है। अरे खुद की कमी भी तो देखो कभी। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत को कितने % कम करना होगा जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। आप बताइए खर्च बराबर क्या होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई खर्च निकालना है, आप मार्केट में जाते हैं, चीनी खरीदते हैं, मान लीजिए अगर चीनी की कीमत 10 है, ठीक है, और आप 5 किलो लाते हैं तो कितना खर्च होगा, 50 रुपये। चीनी की कीमत 20 है, आप 2 किलो लाते हैं तो कितना खर्च होगा, 40 होगा। तो कैसे पता चल रहा है, तो भाई 20 का गुणा 2 से कर रहे हैं तभी तो पता चल रहा है 40। इसका मतलब है कि अगर खर्च निकालना है तो पहले तो हमको कीमत पता होनी चाहिए, और कीमत में अगर हम मात्रा से गुणा करते हैं कि कितने किलो ला रहे हैं तो हमारा क्या निकल आता है, खर्च। बोलो इतनी बात से आप सहमत होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे। उसने बोला है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसको मिटा देते हैं। चीनी के मूल्यों में क्या हो जाता है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब ये होता है कि खर्च हमारा फिक्स होना चाहिए। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो पार्ट 6 है उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ अगर फिक्स है तो फिर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि रेशियो बदल जाते हैं, जस्ट उसके उल्टे हो जाते हैं। तो आप बताइए कि चीनी का मूल्य है जो 20% बढ़ गया, तो 20% बराबर क्या होता है, 1/5, मतलब कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 से, भाई कीमत कितनी होगी, 20% बढ़ेगी तो कीमत 5 थी, कितनी हो जाएगी, 5 का 20% 1 मतलब बढ़ जाएगी तो क्या होगी, 6। तो कीमत 5 से 6 हो जाएगी, तो मात्रा क्या हो जाएगी, 6 से 5 उल्टी हो जाएगी। तो आप बताइए कि मात्रा कितनी घटी, 1, पहले 6 थी अब 5 हो गई, तो 1 की कमी हुई, किस पर हुई, 6 पर,
और परसेंट के लिए 100 पर। तो आप भाग देंगे, क्या आएगा 16 सही 2/3% की क्या होगी कमी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें फिक्स रहे तो आप जानते हैं रेशियो को हमको क्या कर देना है, उल्टा। समझते हैं, उल्टा या उल्टी, उल्टी जानते हैं आप, कभी कभी होती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी सारी बातें हैं जो मैं क्लास में करता हूँ, आज मैं कैमरे के सामने भी आपसे कर पा रहा हूँ। आप जवाब भी देंगे कमेंट से, नहीं तो मन में तो कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। अगला सवाल भी मैंने वैसे ही लिया है। दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। तो आप बताइए, खर्च की 8% वृद्धि कह रहा है, मतलब खर्च अगर 100 था तो खर्च कितना हो जाना चाहिए, 108। भाई खर्च वो कह रहा है ना 8% बढ़े, मतलब खर्च अगर 100 था तो 108 हो जाना चाहिए। कीमत जो है वो 35% बढ़ती है। तो आप मुझे बताइए कि 35% बराबर क्या होता है। 35/100 लिख लेते हैं, 5 का भाग देंगे, 5 7 35 और 20, मतलब 35% बराबर होता है 7/20। तो कीमत अगर 20 थी तो अब 35% बढ़ गई, तो 20 का 35% तो होता है 7। तो आप बोलोगे कीमत अगर 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 27। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो अगर 20 कीमत है और आप 100 खर्च करते हो तो मात्रा कितनी आएगी, तो आप बोलोगे कि 20 अगर कीमत है और 100 खर्च होता है, इसका मतलब मात्रा आएगी 5, क्योंकि 20 पंचे 100 आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर कीमत 108 है और अगर खर्चा 108 है और कीमत 27, तो अब मात्रा कितनी आएगी, आप 27 का भाग देंगे तो आ जाएगी कितनी, 4। बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो आपने देखा कि मात्रा 5 थी 4 हो गई, तो आप बोलोगे 1 की कमी हो गई, किस पर हुई, 5 पर, और परसेंट के लिए 100 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। बोलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। इस बात को आप ऐसे समझिए, वो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई, ठीक है, जिसके कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। आप ऐसे समझिए कि आप 270 रुपये में कभी चीनी खरीदने जाते थे, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 270 में कुछ मात्रा आप लाते होंगे चीनी की, लेकिन अगर चीनी की कीमत घट गई, तो आप बताओ कि उतने ही पैसे में आप कुछ ज़्यादा चीनी लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो आप बताओ कि जो पैसा आपका बचेगा, भाई 270 रुपये आप खर्च करते थे, तो अब 270 में जो 10% की कमी हुई है, तो आप बताओ कि पहले 270 आप खर्च करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन अब इसमें 10% की कमी हो गई है, तो आप बोलोगे इसका 10% कितना होगा, 27। तो अब आपको ये 27 रुपये कम लगेंगे कि नहीं लगेंगे। और ये 27 रुपये की चीनी आ कितनी रही है, भाई ये 27 तो आपके बच रहे हैं, भाई 10% की कमी हुई तो 27 की कमी हुई। तो आप बताओ ये 27 रुपये जो कम लगे, तो इसके कारण चीनी कितनी ज़्यादा आने लगी, तो आप बोलोगे कि 1 किलो ज़्यादा आने लगी। तो आप बताओ 27 का मतलब किसके बराबर होगा, 1 किलो चीनी के। तो भैया 1 किलो चीनी कितने की आएगी, 27 की, आंसर हो गया। लेकिन ये जो 27 रुपये आया, ये आंसर है वर्तमान कीमत का। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है कि आरंभिक कीमत क्या है, मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो आप जानते हैं कीमत 10% घटी थी, 10% का मतलब होता है 1/10। तो मतलब कीमत 10 थी तो कितनी हो गई थी, 9 हो गई कि नहीं हो गई। तो आप बताओ कीमत 9 नहीं हो गई, कितनी हो गई, 27। तो 9 का मतलब 27 है, तो 1 का मतलब 3, तो 10 का मतलब क्या होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। बोलो बात क्लियर है। ये तरीका भी अच्छा है। मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। आप जानते हो वो जो मैंने बताया फिक्स वाला तरीका, वो हमारा हर जगह एप्लीकेबल है। बाकी ये तरीका भी बहुत अच्छा ही तरीका माना जाता है। बाकी फिक्स वाला तरीका ये है, आप बताइए कि कीमत अगर 10% घट गई तो 10% बराबर 1/10 हो जाता है, मतलब कीमत 10 से कितनी हो जाएगी, 9। तो मात्रा क्या हो जाएगी, 9 से 10। बोलो हो जाएगी कि नहीं। भाई अगर हमारा खर्च 270 ही है तो कीमत अगर 10 से 9 होगी तो मात्रा 9 से 10 हो जाएगी। तो मात्रा कितनी बढ़ गई, 1। लेकिन 1 नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1 किलो। बोलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो 1 का मतलब 1 किलो है, तो प्रारंभ में कितना खरीदता था, 9। तो 9 का मतलब क्या होगा, 9 किलो। भाई 1 का मतलब 1 किलो, तो 9 का मतलब 9 किलो। भाई प्रारंभिक की कीमत पूछ रहा ना, तो 9 का मतलब 9 किलो। और खर्च कितना करता है, 270 रुपये। तो 9 किलो अगर 270 में लाता है तो 1 किलो कितने में लाएगा, 30 रुपये में। आंसर ऐसे भी हम कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से 30 आएगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। ऐसा सवाल भी व्यापम में पूछा गया है, वो भी हम करवा देते हैं आपको।
जाते जाते ओए राजू प्यार न करियो। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाती है। भाई आप ऐसे समझिए, वो कह रहा है कि 5/3 से गुणा करना था लेकिन 3/5 से गुणा कर दिया, मतलब चिपकाना 5/3 था और चिपका दिया 3/5। तो आप बताओ, कुछ तो गड़बड़ होगी भाई। ऐसा तो है नहीं कि सब बराबर ही आएगा। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हम x मान लेंगे, x में गुणा करना था। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओ कि 3 और 5 नीचे हैं, 3 और 5, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? तो आप बोलोगे 15 होता है। तो बस 15 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 15 से। हमने मान लिया वो संख्या 15 थी, ठीक है। आप कुछ भी मान लेना, आपको मन करे 30 मान लेना, 60 मान लेना, बस 3 और 5 से काटता हो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप x मानोगे तब भी वही आएगा। तो मैंने मान लिया कि वो संख्या 15 है, क्योंकि 3 से भी कट रही है 5 से भी। तो 15 में मुझे 5/3 से करना था, लेकिन मैंने 3/5 से कर दिया। तो देखते हैं क्या अंतर आएगा। तो आप बोलोगे 3 5 15, तो ये 25 आना था भैया, मतलब तो 5 तिया 15 और 3 त्रिका 9, मतलब आना तो 25 था लेकिन आया कितना? 9। तो आप बोलोगे 16 कम आया। कितने पर? 25 पर, क्योंकि आना तो 25 था, परसेंट के लिए 100। तो 25 चौको 100, 16 चौको 64%। क्या होगी? कमी की वृद्धि? तो आप बोलोगे भाई साहब कमी हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं? बोलो बोलो, मज़ा आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि गणित सब्जेक्ट ही ऐसा है, समझ में ना आए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इतना आप सभी लोग पढ़ के आएँ। और मैंने शुरुआत में जो कुछ कहा है ये मान के चलिए कि मेरा जो इंटेंशन है, मेरी जो नेक नीयत है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉफिटेबल रहती है। मैं कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कहा है आप उसको ध्यान रखें और पढ़ाई को निरंतर बिल्कुल करते रहें। और कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ वो ये सोच रहे होंगे कि साहू सर ने वीडियो डालना चालू कर दिए हैं, तो अब तो क्या है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, कभी भी देख लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप भी जानते हैं कि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। मैं जब क्लास में पढ़ाता था तब भी मैं बच्चों से यही कहता था कि आप समय का ध्यान रखिए, पता नहीं है कि आप कब घर चले जाओ। क्योंकि देखो घर में ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता था कोरोना आएगा, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता था कि पढ़ाई का ये जो समय है अच्छे से पढ़ाई कर लो, पता नहीं कल मौका मिले ना मिले। आज मान लो सारे बच्चे घर चले गए, तो क्या ज़रूरी है कि सारे बच्चे वापस आएंगे? किसी को पैसे की कमी है, किसी को घर में समस्या है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर समय पे पढ़ लिया होता, मैं कहता हूँ आज वापस नहीं जा सकते इंदौर, नहीं जा सकते भोपाल, तो कम से कम जो हमने अगर पढ़ा होता सही समय पे, तो आज हम घर पे बैठ के नोट्स निकाल के रिवीजन कर सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, मुझसे भी डाउट पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय के साथ अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि समय हमारा कभी वेट नहीं करता। इसीलिए समय के साथ हमें चलना चाहिए। बाकी इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।